हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और बहुत सारे लोगों का तो पेपर स्टार्ट हो गया, जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट है। तो आज मैं उसी संदर्भ में ग्रुप डी को फोकस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आया हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अभी जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और बहुत सरल होता है। आप उसको कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी ऐसे करेंगे कि कंसेप्ट के साथ साथ एक ही क्लास में कंसेप्ट को भी अच्छे से समझ लेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे, ताकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो भी क्वेश्चन, जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है या पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो मैंने लिया उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा, ताकि आपको, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हमने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। पहले इसको आपको समझाएंगे, इसको कैसे रूट्स निकालते हैं। उससे पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसका जो वेरिएबल्स होता है ना, उसका जो मैक्सिमम पावर हो वो 2 हो। यानी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। इस फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा, ये नॉर्मल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आप याद रखिए, है ना। मतलब x² कोफिशिएंट होगी, x ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर 1 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, अगर 3 हो जाएगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की सबसे पहला कंडीशन आपका क्या है कि x यानी वेरिएबल जो है उसका मैक्सिमम पावर वो 2 होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, अब देखिए वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x² के साथ जो ये जो कांस्टेंट, ये जो नंबर a है और x के साथ जो b है, तो x जो है वो तो वेरिएबल है, लेकिन a b c जो है वो तीनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने से यहाँ आशय ये है कि a b c तीनों का वैल्यू कोई नंबर होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कोई डिजिट होगा, साथ में निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा, उसका साइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो जनरली क्या होता है, इसका 2 सॉल्यूशन होता है ना। इसको हम लोग 2 रूट्स बोलते हैं। 2 सॉल्यूशन मतलब 2 रूट्स। अब रूट्स क्या होता है वो ये देखिए, रूट्स या सॉल्यूशन यानी 2 सॉल्यूशन होता है जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से x, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x का 2 वैल्यू आएगा जनरली। समटाइम एक ही आता है, बेसिकली आता 2 है, वो होता एक ही है। कब एक होता आता 2 है, होता एक ही, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2 सॉल्यूशन आया है ना। 2 सॉल्यूशन आने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में जब हम x का ये दोनों में से कोई भी वैल्यू डालते हैं, ये x² या x पुट करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि a b c तो कांस्टेंट है, x का हमने वैल्यू पता कर लिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू पुट करके, तो ये LHS जो है यानी जो बायां पक्ष है, क्योंकि दायां पक्ष में हमारा 0 है, तो ये हमेशा 0 आएगा, मतलब वो सेटिस्फाई करेगा। x का जो वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो जो ही पुट करके अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो उसका मतलब उसका सॉल्यूशन है। वैसे हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका देखिए, हमारे पास 2 तरीका है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, और लेकिन अगर फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपको कंसेप्ट डेवलप हो गया, वो मैं डेवलप कर रहा हूँ, अभी कर दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। ऐसे समझना है उसको कि अगर कंसेप्ट डेवलप हो गया तो आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी क्वेटर में हम देखते हैं कि यहाँ पे आइए, हमने पहला इक्वेशन लिया है इसमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए ये है जो x² प्लस 7x प्लस 12, ये पहला इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है ना। कैसे सॉल्व करेंगे बस देखना है। इसी जितना इक्वेशन लिया है हमने उसी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैक्सिमम इसी फॉर्म में गिवन होगा। ये पहला इक्वेशन हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। अब देखिए,
जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप देखिए इसके जब जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब इससे इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे कि a इक्वल टू 1 है, यहाँ पे b इक्वल टू यहाँ पे 7 है एंड c इक्वल टू यहाँ पे 12 है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि a b c का वैल्यू कांस्टेंट होगा यानी कोई डिजिट होगा। इसका मतलब देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो a का वैल्यू होगा, x के साथ जो कांस्टेंट टर्म होगा वो b का वैल्यू होगा, और ये तो सिर्फ कांस्टेंट ही होगा, तो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हमारा c का वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज ऐसे करते हैं कि देखिए b को यानी b जो टर्म है, b वाला जो टर्म है ये वाला b यानी 7 जो टर्म है ना, इसको दो बराबर भाग में हमको बांटना है। ठीक है, दो बराबर भाग में बांटना है, ऐसे बांटना है टू इक्वल पार्ट्स में b को कि ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है तो ऐड करें तो प्लस 7 आए, ऐड करें तो प्लस 7 आए, मतलब दो वैल्यू ऐसे बांटना है, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, जो उसको ऐड करें तो ये क्या होगा प्लस 7 आना चाहिए। ठीक है, प्लस 7 आफ्टर एडिशन। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये c है हमारा, ये यहाँ पे a है, और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें है ना, इस दोनों को वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उस केस में जो a इंटू सी जो प्रोडक्ट होता है ना, a इंटू सी का जो प्रोडक्ट होगा यानी a और c का जो प्रोडक्ट होगा, a इंटू सी का जो प्रोडक्ट होगा ना वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे और चूंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस में ही आएगा, मतलब यहाँ पे ये 12 आना चाहिए प्लस 12, यानी a इंटू सी का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे हमको साइन को देखना बहुत ज़रूरी है, इसमें क्या है सब प्लस ही है, तो कैसे करते हैं, सारे टाइप को हमने अभी लिया है, सारा टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए समझ में आया कि b को ऐसे दो भाग में बांटना है, यानी 7 को यहाँ पे ऐसे दो भाग में बांटना है कि ऐड करें तो 7 यानी प्लस 7 आए क्योंकि ये प्लस है, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आए। प्लस 12 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस 12 इंटू ये भी प्लस में ही तो 1 है, तो 12 इंटू 1 होगा। अब तो हम देखते हैं कि अगर इसको 4 देखिए 4 और 3 ये डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, ये 4 और 3 दो लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 4 प्लस 3 7 हो गया। ठीक है, अब 4 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 3 12 हो गया। तो ऐसे जो बीच वाला टर्म को ऐसे हमें फैक्टराइज करना होता है। जब ये फैक्टराइज हो गया तो आपका वहीं पे सॉल्यूशन मिल गया। अब देखिए अब यहाँ फैक्टराइज हो गया, इसका आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 4x प्लस 3x और प्लस हो गया 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आप देख रहे हैं कि x कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये हो गया हमारा x प्लस 4, क्योंकि जब x कॉमन हो गया इस दोनों में से, इसका x बच जाएगा, इसका सिर्फ 4 बच जाएगा, प्लस फिर देखिए इस दोनों में 3 कॉमन बच रहा है, फिर ये हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखिए फिर से इस दोनों में x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 फिर से यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, और फिर ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे बारी बारी से, एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, फिर एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x का दो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। जैसे x प्लस 4 इक्वल टू 0 किया हमने, यहाँ से x इक्वल टू आ गया -4। ठीक, -4 आ गया। जब यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा हमारा -3। तो इस तरह से हमारा दो वैल्यू आ गया। इसको ऐसे प्रॉपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब लेकिन इतना सॉल्व करने का ज़रूरत आपको पड़ेगा नहीं। कैसे, जब आपका यहाँ पे 4 और 3 आ गया ना, जब यहाँ पे 4 और 3 आ गया है ना, 4 और 3 जो वैल्यू आया यहाँ पे आपका, उसका अपोजिट साइन लीजिए। जैसे 4 आया प्लस 4 में आया ये तो -4, और प्लस 3 में आया तो -3। जो यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो हमने किया, अगर प्लस में आया तो -4 लेंगे, अगर माइनस में आया तो वो उसका मतलब अपोजिट साइन लेना, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में ही है, इसलिए हमने दोनों यहाँ पे निगेटिव ले लिया है ना, अपोजिट साइन ले लिया।
और साथ में a का जो वैल्यू यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब -4 एंड -3 जो होगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ही आपने यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया तो फैक्टराइजेशन का जो अपोजिट साइन है उसको ले लीजिए और देखिए कि a इक्वल टू क्या है। a का जो वैल्यू होगा उससे उसको डिवाइड कर दीजिए तो हमें वहीं पे उसका आंसर मिल जाएगा। इसमें हमने यहाँ पे 4 है 3 है तो -4 है -3 हो गया, और a इक्वल टू 1 है तो उससे उसको डिवाइड करेंगे तो ये -4 -3 ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही फैक्टराइजेशन हो गया उसका अपोजिट साइन ले लीजिए और उसको a वाले वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये वाला। एक दूसरा केस देखिए, हमेशा प्रोसेस वही है कि b को ऐसे 2 भाग में डिवाइड करना है कि एक भाग क्या हो, एक भाग जो होगा आपका, मतलब b को ऐड करने के बाद दो भागों में डिवाइड करना है b को, एडिशन के बाद b आए, उसका जब मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए, और साथ में साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो तो प्लस वाला था। अब देखिए दूसरा केस अब एक ले रहे हैं हम, जिसमें देख रहे हैं आप कि दूसरा केस है x² - 3x - 10, ठीक है, इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन है हमारा, ठीक, इक्वेशन है, ये इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा -3, क्योंकि वो तो जो नॉर्मल इक्वेशन है वो तो ऐसे है ना, ax² + bx + c है, तो हमेशा इस फॉर्म में होता है नॉर्मल इक्वेशन। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया, लेकिन b इक्वल टू यहाँ पे -3 होगा एंड c इक्वल टू यहाँ पे -10 होगा। क्लियर है, c इक्वल टू -10 होगा। अब हमें b को यानी -3 को, मतलब 3 को ऐसे, 3 वाले को ऐसे 2 भाग में डिवाइड करना है कि ऐड करें तो -3 आना चाहिए। ऐड करें तो -3, क्योंकि -3 है तो ऐड करें तो -3। अब मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी, तो a क्या है 1 है और c क्या है -10 है, c -10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 के इक्वल ये आना चाहिए, है ना। तो फिर वही प्रोसेस अभी समझना है, बाद में ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाता है। 2 वैल्यू मान लीजिए लेना है, एक वैल्यू यहाँ पे ऐसे प्लस करेंगे दूसरे वाले को ऐसे, ठीक है, तो वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। क्लियर है। फिर इसी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए -10। ये हमें ध्यान रखना है, नेगेटिव। इसका मतलब ऐड करेंगे जब तो -3 आना चाहिए। तो साइन तो डेफिनेटली एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तब ना उसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। दोनों पॉजिटिव था पिछले केस में तो हमने दोनों पॉजिटिव ले लिया, लेकिन अगर कोई भी एक नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट क्या आना है, एडिशन क्या आना है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव ये एक नेगेटिव है, आज का प्रोडक्ट निगेटिव ही लाना है। तो निगेटिव प्रोडक्ट कब होगा, जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तभी उसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि -3 लेना है, मतलब जिसके साथ हमको नेगेटिव लगाना है, अब तो वो पॉजिटिव वाले से 3 बड़ा होगा तब ना उसका सोल्यूशन -3 आएगा। समझ रहे हैं। दो नंबर लिया हमने, उसमें से एक लेना है पॉजिटिव, दूसरा लेना है नेगेटिव। हमें आंसर लाना है नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव वाले से 3 अधिक होगा तभी वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, -5 लिया हमने, अब +2 लेंगे अगर, ठीक है। देखिए -5 लिया अब +2 लिया, आप देख रहे हैं -5 अब +2 को ऐड करेंगे तो -3 आएगा, और -5 एंड +2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 आ गया। तो समझ में आया आपको कि एक पॉजिटिव लेना है दूसरा नेगेटिव लेना है, तभी ये इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। और हमें -10 लाना है और यहाँ पे 3 लाना है, -3। तो नेगेटिव जो डिजिट के साथ नेगेटिव होगा और जो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वाला 3 बड़ा होगा, उससे 3 अधिक होगा, तभी उसका वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि इसको फैक्टराइजेशन किया हमने -5 एंड +2, है ना।
तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन यहाँ पे तो 1 है, तो अपोजिट साइन लेना है, तो आंसर हो जाएगा 5 एंड -2। आंसर हो जाएगा 5 एंड -2। क्यों, यहाँ पे a = 1 है, तो डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका अपोजिट साइन हमारा सोल्यूशन हो जाता है। सिंपली ये हमारा सोल्यूशन यहीं से निकल गया, अपोजिट साइन लेके। अगर a = कुछ वैल्यू होता तो वहाँ पे उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगला टाइप देखिए, जितना टाइप हम लिए हैं यहाँ पे उतने ही टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से प्यार से समझना है। एक बार समझ में आ गया कंसेप्ट तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे है थर्ड इक्वेशन है क्या कि 2x², देखिए 2x² -7x + 3 है ना, ये 3, ठीक इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर देखिए a = यहाँ पे 2 है, देख रहे हैं a = 2 है, b = यहाँ पे -7 है एंड c = यहाँ पे +3 है, ठीक +3 है। अब देखिए यहाँ पे तो ये a और c जो है, a और c ये 2 है, ये 3 है, तो a c का प्रोडक्ट क्या होगा, a × c का जो प्रोडक्ट होगा वो 6 होगा, यानी +6 होगा। अब तो +6 होगा, तो ये जो माइनस वाला है तो ये प्लस कब होगा, उसको प्रोडक्ट लाना है हमको, बीच वाले को -7 को ऐसे 2 भाग में डिवाइड करना है कि ऐड करें तो -7 आए और मल्टीप्लाई करें तो +6 आए। तो प्लस कब आता है, जब दोनों माइनस में होगा, मतलब ये वाला भी माइनस में लेंगे और ये वाला भी, दूसरा वाला भी माइनस में लेंगे, तभी ना ये मतलब ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तभी इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव में आएगा। मतलब पॉजिटिव जो है हमारा 6 लाना है, 2 नेगेटिव होगा तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। और दूसरा अगर एडिशन करना है इसको, है ना, एडिशन करना है दोनों को, तो ये -7 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव लेंगे, हम दोनों वैल्यू नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, कि प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव में चाहिए। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव में चाहिए तो माइनस माइनस लेंगे तभी ना पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव रहता है प्रोडक्ट लाना तो एक प्लस में दूसरा माइनस में लेते हैं। अगर पॉजिटिव लाता है लाना रहता है और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो दोनों प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव में हो जाएगा, ये आपको समझना होगा। अब यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा -7 और -1, ठीक है। देखिए -7 -1 को ऐड करेंगे, -6 -1 को ऐड करेंगे तो -7 हो जाएगा, और -6, ठीक है, और -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो +6 हो गया, ये +6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने 2 फैक्टर लिया, एक -6 हो गया, एक क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक। 2 फैक्टर ऐसे लिया, ऐसे किया हमने। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका अपोजिट साइन लेंगे तो ये 6, इसका अपोजिट साइन लेंगे तो ये होगा 1। लेकिन यहाँ पे a = 2 है, ध्यान देना, यहाँ पे a = 2 है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3.5, है ना। ऐसे इसका मतलब a से डिवाइड करना है, जो फैक्टर लेंगे उसका अपोजिट साइन लेना है और उसको a से डिवाइड कर देना है, वही हमारा रूट्स, वही हमारा सॉल्यूशन, वही हमारा मूल होगा, ठीक है। एक और इक्वेशन देखिए, लास्ट वाला, चारों इक्वेशन अलग अलग है, इसलिए हमने चारों को लिया है। जितने टाइप के इक्वेशन बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये इसलिए लिया कि ताकि आपको साइन समझ में आए अच्छे से। अगला देखिए क्या है, अगला है फिर देखिए 2x² -x + 6 है, = 0 है, क्लियर है, ये 0 हो गया। अब देखिए फिर इसमें देखिए यहाँ पे a = क्या है 2, b = यहाँ पे क्या है -1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो -1, और c = यहाँ पे क्या है हमारा 6 है, क्लियर है, c = 6 है। तो अब देखिए ऐसा हमने कोई लिया नहीं था, अच्छा ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों जो है इसी तरह का हो गया, ये सेम हो गया तो हो ही गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव था, जैसे इसको किए हैं वैसे भी इसको करेंगे। तो इतने तो कैसे साइन लेना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। साइन कैसे, बेसिकली ये इसमें मेरा मकसद ये था कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है वो आपको पता चले। और जब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये रूट्स होगा, निकल गया, हमने जो मान लिया फैक्टर ये और ये लेना है, उसका अपोजिट साइन लेना है, वो हमें उसको फिर a से डिवाइड कर देना है, तो हमारा रूट्स निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि
एक्स स्क्वायर माइनस 7x, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। इसका हमें रूट्स यानी मूल ही निकालना, वही वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है -7 है, एंड c इक्वल टू क्या है 12 है ना, ठीक है। अब देखिए तो a इंटू सी का प्रोडक्ट क्या होगा, +12 हो गया, +12 हो गया, ठीक। तो हमें देखिए मल्टीप्लाई करें तो +12 आना चाहिए, और ऐड करें तो -7 आना चाहिए। तो कब आएगा ये, दोनों नेगेटिव लेंगे तभी ना +12 आएगा। तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिया हमने, क्यों, -4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और ऐड करेंगे तो -4 और -3 ये 7 आ जाएगा। तो साइन ध्यान रखना। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, -4 लिया, एक -3 लिया, ठीक। इसका अपोजिट साइन यानी 4 एंड 3 अपोजिट साइन जो इसका सोल्यूशन होगा, a इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका सोल्यूशन 4 एंड 3 हो जाएगा। देखा आपने कितना सरल था। तो 3 एंड 4 जो है ये वाला, ये थर्ड जो है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना सरल था, ठीक है। अब ये रूट्स कैसे निकालना है ये हमने सीख लिया। अब डिफरेंट क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर में 19x प्लस 88 में एक रूट्स हमें गिवन है, तो हमें दूसरा रूट्स यानी एक सोल्यूशन गिवन है, तो हमें दूसरा सोल्यूशन उसका पता करना है। उसको हम कैसे पता करेंगे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। उसको पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक जैसे एक्स जो सोल्यूशन आता है, तो एक सोल्यूशन जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन क्या है, मान लीजिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन आता है, तो एक सॉल्यूशन हम अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरा सॉल्यूशन हम बीटा मान लेते हैं। एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, मतलब x का एक वैल्यू अल्फ़ा, x का एक वैल्यू बीटा है। अगर दो सॉल्यूशन अल्फ़ा और बीटा हो, ठीक है, उस केस में इक्वेशन जो बनता है वो बनता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसको आप ऐसे देखिए, अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको दे दिया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स 3 है एक रूट्स 4 है, मतलब एक रूट्स 3 4 है, मतलब एक अल्फ़ा और बीटा, तो वहाँ पे अल्फ़ा बीटा पे दोनों को पुट कर देना है। आपको पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक, अगर दो रूट्स हमें पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, इन दो सॉल्यूशन हमें पता है अगर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसमें इक्वेशन गिवन, इस वाले में इक्वेशन है वो गिवन है हमारा, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 है इक्वल टू 0 है, ठीक। हमें एक रूट 8 दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू, अगर हम मान लें ये हमें 8 दिया हुआ है और ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता है बीटा इक्वल टू, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये इसका मतलब अल्फ़ा, अब देखिए एक्स स्क्वायर में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 88 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 19 हो जाएगा ना। इससे दोनों का तुलना कर लीजिए आप, इस दोनों इक्वेशन का तुलना कर लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 19 या अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 88 होगा। किसी से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 19 हो गया यहाँ पे, ठीक। तो अल्फ़ा हमें पता है 8 है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 माइनस 8 11। इस वाले से इस वाले को अगर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 88, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 88 है, बीटा हमें निकालना है, अल्फ़ा पता है 88 अपॉन 8 इक्वल टू 11। तो ये हमारा जो 11 है वो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसका एक और तरीका है, ये तो हो गया ऐसे कंपेरिजन करके, लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा गिवन है, ये गिवन है हमें, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब
जो b का जो है यहाँ पे क्या है अल्फा, ये b है, ये यहाँ पे a है, a इक्वल टू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा यहाँ पे, तो अल्फा हमें 8 पता है और बीटा नहीं पता है, तो बीटा इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी लेना है, मतलब b जो है ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस बी लेना है, मतलब -19 लेना है ना, अपॉन a तो यहाँ पे 1 है। समझ में आया? जब इसको तुलना करते हैं नॉर्मल वाले से, देखिए यहाँ पे नॉर्मल वाला जो तुलना करेंगे इस वाले से, इस इक्वेशन का हम कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पे पाएंगे आप कि b इक्वल टू -19 होगा। मैंने पहले ही बताया था, जो साइन के साथ लेते हैं उसको, तो b इक्वल टू -19 है, तो यहाँ पे निगेटिव b लेना है, मतलब b इक्वल टू 19 और ये नेगेटिव b इक्वल टू -19 है, तो b नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, ये 19 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 19 - 8 इक्वल टू 11। ठीक, अब प्रोडक्ट वाले से फाइंड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट वाला जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है CYA। ठीक है, फॉर्मूला से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव B/A। सिर्फ आपको बीटा नहीं पता है, यहाँ पे अल्फा भी गिवन है, आपको B भी पता है, इक्वेशन से A भी पता चल जाएगा, तो आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है, ये याद रखना है, अल्फा इंटू प्लस बीटा निगेटिव B/A, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर से देखिए आप, अल्फा हमें पता है 8, बीटा हमें नहीं पता, यहाँ पे C पता है हमें 88 और A तो हमारा 1 ही है, तो ये तो 1 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 88/8 मतलब 11। तो जो आपको सूट करे कंपेरिजन करके या नहीं तो फॉर्मूला से कंपेरिजन करके, एक एक्स उसको अगर हमें अल्फा और बीटा रूट्स पता है, इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 करके हम पता कर सकते हैं, या नहीं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, b साइन के साथ लेना है। आपको याद रखना है यहाँ पे निगेटिव है, और b का जो भी वैल्यू होगा, b इक्वल टू B निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पे b इक्वल टू निगेटिव है, तो यहाँ पे इसलिए हमने -19 लिया, उस हिसाब से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हमें एक रूट्स पता हो और इक्वेशन पता हो, दूसरा रूट्स पता करना हो, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पार्ट है, तो आपको नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि इसका मूल है, दूसरा मूल क्या होगा, तो हमको नेचर ऑफ रूट्स इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, पहले इसको कर ही लेते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन सरल ही है, इसी भी बेस्ड है ये। ठीक है, अब देखिए x² - 12x + 2k इक्वल टू 0 है, तो x² - 12x + 2k इक्वल टू 0 है, तो हमें a का वैल्यू, यानी देखिए फिर अल्फा प्लस बीटा जो है ये है, इक्वेशन होता है ना कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा ये 0, या तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, हमें एक रूट्स पता है, मतलब 4 हो गया, 4 प्लस बीटा इक्वल टू 12, तो दूसरा रूट्स हो जाएगा यहाँ पे 12 - 4 इक्वल टू 8, आंसर होगा हमारा यहाँ पे 8, ये वाला। ठीक है, अगर इसको हम फॉर्मूला से करें, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -B/A। अल्फा यहाँ पे पता है 4 प्लस बीटा इक्वल टू -B है, यहाँ पे B इक्वल टू क्या है, देखिए B इक्वल टू फिर -12 आएगा, तो -12/1। ठीक है, इसमें हो गया यहाँ पे बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 12 - 4 इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो गया 8। अब देखिए यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो पूरा पोर्शन है जो यह होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो इक्वेशन लिखते हैं, याद कीजिए, अभी मैंने बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर जब इसको कंपेरिजन करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा, अल्फा बीटा के प्लेस पे 2k हो जाएगा, है ना, तो अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट हो गया, तो अल्फा बीटा के केस पे हो जाएगा 2k। अब देखिए यहाँ पे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2k हो गया यहाँ से। ठीक, अल्फा 4 हो गया, बीटा 8 हो गया, 2k
तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा हमारा 32/2 यानी 16, है ना। तो k इसमें पता नहीं करना है, अगर k पता भी करना हो तो यहाँ पे हम ऐसे k भी पता कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये आपको पता है कि ये जो वैल्यू है वो अल्फा एंड बीटा प्रोडक्ट का होता है, अल्फा इंटू बीटा का होता है, ये प्लेस है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2k भी है और अल्फा इंटू बीटा हमें पता भी है, तो 2k इक्वल टू उसको इक्वेट कर लेंगे। तो इस तरह से इसका भी सोल्यूशन बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब आपको समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स कैसे होता है। मैंने बताया था कि जनरली 2 सॉल्यूशन होता है, यानी 2 रूट्स होता है, लेकिन एक भी हो सकता है और एक भी रूट्स यानी 0 भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो वो आप अभी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है बेसिकली। अब देखिए इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है, मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म है। ठीक, यहाँ पे अब आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन यानी रूट्स 2 होता है, वो दो अलग अलग होगा जनरली, कभी कभी 2 होगा, कभी कभी 1 होगा। एक कब होगा कि दोनों जो सॉल्यूशन निकलेगा अगर दोनों इक्वल आ गया, मतलब x इक्वल टू पहली बार में भी 5 आ गया, x इक्वल टू दूसरी बार में भी 5 आ गया, तो सॉल्यूशन तो अलग अलग हुआ लेकिन उसका रूट्स एक ही होगा, सिर्फ 5 ही होगा। तो वो सिचुएशन कब होता है, और 2 अलग अलग रूट्स कब निकलता है, यानी एक x इक्वल टू 3, एक x इक्वल टू 7 निकलेगा। 2 डिफरेंट वैल्यू x का कब आएगा और 2 सेम वैल्यू x का कब आएगा। x का कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा, वो नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए क्या है कि आप देखिए कि अगर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट d, अगर d हमारा, ठीक है, अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 हो, है ना, उस केस में क्या होगा कि रियल एंड अलग डिफरेंट रूट्स आएगा, रियल आएगा एंड डिफरेंट, मतलब 2 सॉल्यूशन आता है अलग अलग। ठीक है, अगर d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, अनइक्वल भी बोलते हैं इसको, यानी 2 अलग अलग रूट्स आएगा। कब? जब d ग्रेटर देन 0 हो। अगर d इक्वल टू 0 हो जाए उस केस में रियल होगा, उसी केस में इक्वल आता है। अभी देख अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको सब। ठीक है, अगर d हमारा लेस देन 0 है, d हमारा लेस देन 0 अगर आ गया, उस केस में क्या होगा कि वैल्यू जो होगा वो नो सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब 0 सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसका होगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो गया उस केस में 2 अलग अलग सॉल्यूशन आएगा। अगर d इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनांट अगर 0 हो गया उस केस में 2 अलग अलग सॉल्यूशन आएगा, लेकिन दोनों सॉल्यूशन का वैल्यू सेम होगा, मतलब एक ही रूट्स हो जाएगा उस केस में, क्योंकि कॉमन हो गया, जो पहली बार में आया वही दूसरी बार में आ गया, कोई फर्क नहीं, एक ही सॉल्यूशन हो गया। अगर d निगेटिव हो गया यानी d का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो गया उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि d करता जा रहा हूँ, d ये है क्या? d बेसिकली इसका होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये होता है हमारा d का वैल्यू। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसी में से जो इक्वेशन गिवन है b² माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा वो उसी पे डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। अगर b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो गया यानी पॉजिटिव हो गया, उसका 2 अलग अलग रूट्स आएगा। अगर b² माइनस 4ac एग्जैक्ट 0 आ गया उस केस में वैल्यू क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन 2 आएगा लेकिन दोनों सेम डिजिट होगा। अगर d निगेटिव हो गया तो उस केस में सॉल्यूशन 0 होगा। तो हमें जब इक्वेशन गिवन हो अब पता करना हो कि इसका कितने सॉल्यूशन हैं, 2 सॉल्यूशन हैं कि एक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो हमें पता करना हो, उस इक्वेशन का b², आपको किसी भी इक्वेशन गिवन होगा उसमें आपको a b c तो पता चल ही जाएगा। तो a b c जब पता चल गया तो b² माइनस 4ac पता कर लेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वही हमारा बताएगा, उसी से हम पता कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है, रूट्स किस प्रकार का निकलेगा। ठीक है, साथ ही एक और मैंने बताया था कि जब हम शुरुआत में बोले थे इसका दूसरा ही तरीका है रूट्स निकालने का। एक तो था फैक्टराइजेशन मेथड जो आप लोगों के लिए आसान है, सिंपल है, बस स्ट्राइक करना है कि वो 2 डिजिट कौन सा लेना है उसको अलग अलग b को फैक्टराइज करने के लिए। एक और है कि अगर हमें x पता करना है, रूट्स पता करना है, देखिए -b प्लस माइनस
अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये भी याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला मेथड अगर आपको कभी कभी हो सकता है कि फैक्टराइजेशन ना हो, अगर पास टाइम हो तो फैक्टराइज तो इससे भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं पता करना है आपको, सिर्फ एक्स ए बी सी का वैल्यू पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे डी है, अंडर रूट डी है, डी का स्क्वायर, डी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बी स्क्वायर में 4ac निकाल के उसको स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये अंडर रूट डी हो गया। ये माइनस बी है तो बी का जो वैल्यू आएगा साथ में माइनस वाला ऐसे यहाँ पे 2 है, तो इसका दो वैल्यू कैसे आएगा, एक बार प्लस लेंगे, मतलब एक बार एक वैल्यू हो जाएगा इसका माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक वैल्यू ये आएगा, एक आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, ये माइनस है तो ये प्लस लिया हम तो ये माइनस ले लेंगे अपॉन 2a। तो ये इस तरह से जो दो सोल्यूशन आता है वो ऐसे आ जाएगा, एक बार हम प्लस लेंगे पहला वाला आ जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा वाला सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला मेथड से रूट्स ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये है क्या नेचर ऑफ रूट्स, कैसे पता करते हैं ये अब पता चला गया। उस पर कुछ क्वेश्चन है वो आपको अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, 3 तो कर लिया हमने। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4.5, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 के एक्स है, मतलब ये एक्स के साथ ये टोटल है, के डिजिट कांस्टेंट वाला ही है, ठीक है। अब प्लस 13.5 के है ना, फिर यहाँ पे भी के है इक्वल टू 0 है। के पुनरावृत्त रूट्स हैं, इसको ध्यान देना है, ये रिपीटेड रूट्स हैं। रिपीटेड रूट्स कब, मैंने बताया कि 2 रूट्स निकलेगा लेकिन वो एक ही होगा, वो एक ही होगा। तो पुनरावृत्त मतलब एक 5 है या एक 3 है तो दूसरा भी 3 है, मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। और यूनिक सोल्यूशन कब होता है, यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब d इक्वल टू, मैंने बताया कि 0 होता है। जब d इक्वल टू 0 होगा उस केस में सोल्यूशन यूनिक होगा। तो हमें k का वैल्यू पता करना है। तो d इक्वल टू पता है आपको कि d इक्वल टू होता क्या है, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तब होता है कि जब ये d इक्वल टू 0 होगा तभी एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, देखिए 4.5 के है, के भूलना नहीं है, के साथ में ही है। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो बी का वैल्यू है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लेते। फिर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 है तो 1 हो गया, इंटू सी 13.5 के है ना, 13.5 के इक्वल टू 0, क्लियर है। डी इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जबकि सोल्यूशन इसका पुनरावृत्त है, मतलब यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये डिफरेंट सोल्यूशन या मूल अलग अलग कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा। एक ही कोई भी सोल्यूशन यानी सोल्यूशन 0 कब होगा, जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 20.25 के स्क्वायर, ठीक, माइनस ये देखिए ये हो गया आपका 13 इंटू 4 करेंगे, ये तो हो गया 54, ये 54 के हो जाएगा, है ना, 54 के इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से फिर देखिए आप इस दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है, फिलहाल अभी के लेते हैं अगर कॉमन, तो के कॉमन हो गया, ये हो गया 20.25 के सॉरी के यहाँ पे 54 बचा, के तो हमने बाहर ले लिया इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से देखिए एक वैल्यू आ जाएगा के इक्वल टू 0 होगा, ये यहाँ से के इक्वल 0 कर सकते हैं या नहीं, एक ये भी हो जाएगा कि के यहाँ से 20.25 के माइनस 54 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया हमारा 20.25 के इक्वल टू 54, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा हमारा 54 अपॉन 20.25, ये इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका यहाँ पे ये वाला आ जाएगा,
ठीक है, ये वाला वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8/3 कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। 5 20 हो जाएगा, 5 5 4 जा 405 हो गया, ठीक। 5 4 जा 20 एंड ये हो गया 5 4 जा 25 8 जा ये 81 हो गया, ठीक, ये 81 हो गया। अब देखिए 9 9 जा 81, 9 6 जा 3 2 जा एंड 3 3 जा, है ना। तो 4 2 जा 8/3, तो एक वैल्यू आ गया k इक्वल टू 8/3। तो k का दो वैल्यू आएगा, एक तो हो गया k इक्वल टू 0, एक हो गया k इक्वल टू 8/3। तो मतलब इसका जो है डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके, जब पुनरावृत्त सॉल्यूशन मतलब क्या कि सॉल्यूशन दो है लेकिन उसका वैल्यू एक ही आएगा, वही रिपीटेड सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। तो वो कब होता है, जब d इक्वल टू 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी पे है। तो बस आपको याद रखना है कि क्या ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 क्या यूज करना है, सोल्यूशन क्या। अगर अलग अलग सोल्यूशन है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अगर सेम सोल्यूशन है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, d इक्वल टू। अगर सोल्यूशन नहीं है उस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कि यदि 6x² + 2kx + k इक्वल टू 0 का कोई हल ना हो, देख रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं हो, उस केस में k का मान क्या होगा। और सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। बस कंसेप्ट को ऐसे समझ लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरह से पूछे, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो अब देखिए, ये इक्वेशन है हमारा, ये है 6x² है प्लस 2kx है प्लस k इक्वल टू 0 है, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें पूछ रहा है ये कि इसका कोई सोल्यूशन ना हो, नो रूट्स हो, उस केस में k इक्वल टू क्या होगा। तो नो रूट्स कब होता है, नो रूट्स तब होता है जब d का वैल्यू लेस देन 0 होता है भाई साहब। d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो सोल्यूशन दोनों अलग अलग होगा, अलग अलग। अगर d इक्वल टू 0 है सोल्यूशन तो दो होगा लेकिन वो दोनों सेम आ जाएगा। अगर d लेस देन 0 है उस केस में कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ पे यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम d इक्वल टू पता करेंगे, तो यहाँ पे d इक्वल टू मतलब b² - 4ac जो होगा लेस देन 0 हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे b² मतलब ये 2k है, 2k, b² मतलब 2k का स्क्वायर, क्लियर, -4 इंटू a इक्वल टू 6 है एंड c इक्वल टू ये क्या है, k है ना, c इक्वल टू k है, ये लेस देन 0, ठीक। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 4k² माइनस ये हो गया 24k, ठीक, इक्वल लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ से आप देखिए कि अगर आप देखिए कॉमन आएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, 4k इसमें कॉमन आ जाएगा, है ना, दोनों में कॉमन है 4k। ये हो गया हमारा k - 6 लेस देन 0, ठीक। अब देखिए पहला बार में ये k जो है लेस देन 0 कब होगा, ये जो है अगर 0 से बड़ा होगा, अगर ये 0 से बड़ा होगा तभी ये लेस देन 0 होगा, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक तो सोल्यूशन आ जाएगा ये वाला, ठीक। k इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगा, k का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा इस वाले से, और इस वाले से करेंगे तो k - 6 ये हो गया, तो k का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 से छोटा एंड 0 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 0 से बड़ा k का वैल्यू, और यहाँ से हो जाएगा k का वैल्यू 6 से छोटा। तो ये वाला जो सोल्यूशन है ये हमारा आंसर हो जाएगा इस दोनों को करके। तो ये देखिए ये हो गया हमारा किस में है, तो ये पहला वाला जो है हमारा आंसर हो। इस तरह से जो रिपीटेड रूट्स है या यूनिक रूट्स है या कोई रूट्स नहीं है उसको हमने डिस्क्रिमिनेंट यूज़ किया। जब हमें एक रूट्स दिया है तो आपको या तो इक्वेट करके बनाएंगे या अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू नेगेटिव b/a, अल्फ़ा इंटू सी बीटा इक्वल टू c/a करके बना लेंगे। और रूट्स कैसे पता करना है हमने उसको भी बताया आपको। एक है वो मेथड जो कि फैक्टराइज करते हैं b को ऐसे दो भाग में ब्रेक करते हैं, जब उसको ऐड करें तो b के इक्वल्स आए और मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए। और साथ में साइन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको पूरा सोल्यूशन नहीं याद करके जो ही आपने दो फैक्टराइजेशन निकाल लिया,
है ना, 2 भाग में डिवाइड कर लिया, वहीं पे उसका अपोजिट साइन ले लीजिए और उसको ए से डिवाइड कर दीजिए, तो वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने इसको अच्छे से देखा है, शुरू से लेकर अंत तक देखा है और अच्छे से समझा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।